नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पाल वंश के बारे में जानेंगे, जो कि पूर्व मध्यकाल का एक बहुत ही प्रभावशाली राजवंश था। पूर्व मध्यकाल में हमने त्रिपक्षीय संघर्ष देखा था, जिसमें से हमने देखा था गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूटों के बीच में संघर्ष होता है कन्नौज पर उत्तराधिकार के लिए, साथ साथ उत्तर भारत में अपना प्रभाव करने के लिए। इसमें से हमने पिछले वीडियो में गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ा था और इस वीडियो में हम पाल वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्रमुख उन्हीं तथ्यों को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि पाल वंश से भी क्वेश्चन अब लगातार इतिहास में पूर्व मध्यकाल से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पाल वंश जो कि पूर्व मध्यकाल का वंश था, 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक इसका शासन रहता है, ये याद रखिएगा। जो कि सबसे दीर्घ काल तक शासन करने वाला पूर्व भारतीय राजवंश था। इसका वास्तविक महत्व राजनीतिक से अधिक शिक्षा, बौद्ध धर्म और कला में दिखाई देता है। ठीक है, इसका महत्व कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? शिक्षा के क्षेत्र में, बौद्ध धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक थे। इसके बाद बौद्ध धर्म का पतन तेजी से स्टार्ट होता है, और साथ साथ कला में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें कि इनकी पृष्ठभूमि कैसी रही है, जिससे क्या है इसको समझना आसान हो जाएगा। तो गुप्त साम्राज्यों के पतन के बाद बंगाल के क्षेत्र में कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं बची थी, जिससे अराजकता फैल गई थी। इसे ही ग्रंथों में मत्स्य न्याय कहा जाता है। मत्स्य न्याय क्या होता है? जिसमें से जो ज़्यादा संपन्न हो गया, यानी जो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, ऐसा एक न्याय राज्य चलता था, जिसमें से बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई थी। इसी स्थिति में पाल वंश का उदय होता है, जो कि एक केंद्रीकृत सत्ता के रूप में स्थापित होते हैं कुछ समय के लिए बंगाल में। ठीक है, तो ये है मत्स्य न्याय। तो क्वेश्चन आता है कि मत्स्य न्याय का अंत किसने किया? मत्स्य न्याय के सिद्धांत का अंत किसने किया? तो पाल वंशों ने किया। ठीक है, अब इनकी स्थापना देखते हैं। तो जो पाल वंश की स्थापना थी, तो जो संस्थापक इनके गोपाल हैं। इंपॉर्टेंट है कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, जो कि लगभग 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना करते हैं। इसे भारत का पहला निर्वाचित राजा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है गोपाल से लेकर के कि इसे भारत का पहला निर्वाचित राजा कहा जाता है। ओदंतपुरी बिहार की स्थापना भी इसने की थी, इससे याद रखिएगा। ये पूछा है कई बार क्वेश्चन एग्जाम में कि ओदंतपुरी बिहार की स्थापना किसने की है? तो गोपाल ने। सामंतों द्वारा इसको चुना गया था और मत्स्य न्याय का इसने अंत किया। तो अगर शासकों में पूछता कि मत्स्य न्याय का अंत किसने किया, तो गोपाल ने किया। और साथ साथ अगर पूछता किस वंश ने किया, तो पाल वंश ने। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि भारत का पहला निर्वाचित राजा था जिसे सामंतों द्वारा चुना गया था। ठीक है, ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा एग्जाम के लिए। अब हम इसके अगले शासकों को देखते हैं। पाल वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था धर्मपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 770 ईस्वी से लेकर के 810 ईस्वी तक इसने शासन किया। पाल वंश का इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर पाल वंश का संस्थापक पूछता है तो गोपाल, और पाल वंश का वास्तविक संस्थापक अगर एग्जाम में पूछता है तो धर्मपाल था। ठीक है, इसकी राजनीतिक उपलब्धियां देखते हैं। तो कन्नौज की राजनीति में हस्तक्षेप करता है, मतलब वही जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें सबसे पहला जो हस्तक्षेप होता है धर्मपाल का ही होता है। अपने उम्मीदवार चक्रायुध को कन्नौज का राजा बनवाता है, मतलब डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व ना होकर के वहाँ का जो इसका उम्मीदवार था चक्रायुध, उसको कन्नौज का राजा बनवाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये इससे संबंधित राजनीतिक उपलब्धियां हो गई। अब हम इसके धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान को देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म का संरक्षण करने वाला अंतिम शासक है। तो अगर बौद्ध धर्म के संरक्षण से संबंधित पूछता है तो कौन है? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसने करवाई। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा है इसको, कहीं ना कहीं 1 या 2 सालों में ये क्वेश्चन बनता रहता है कि विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाई? तो धर्मपाल ने। इसी तरह नालंदा की हमने पढ़ा था कि नालंदा जो था ये भी शिक्षा केंद्र था, इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, नालंदा की कुमारगुप्त ने और विक्रमशिला की धर्मपाल ने। धर्मपाल के समय पाल वंश राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर जाता है। ये इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे धर्मपाल से संबंधित। अब देखते हैं अगला शासक कौन था। तो अगला शासक है देवपाल। ये भी इंपॉर्टेंट शासक है, क्योंकि पाल वंश का ये भी इंपॉर्टेंट शासक जो 810 ईस्वी से लेकर के 850 ईस्वी तक शासन करते हैं। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यही कहलाता है देवपाल। साम्राज्य विस्तार इसका देखें तो बंगाल, उड़ीसा में, इसके साथ साथ असम और उड़ीसा में भी इसका विस्तार होता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से बंगाल पे थे, लेकिन देवपाल के समय सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव होता है। उत्तर भारत में भी इसके प्रभाव होता है, जिसमें से विदेश नीति से इसकी तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया से भी इसके संबंध थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके
इसको लेकर के। अगर इसका शिक्षा संरक्षण देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था तो उसको संरक्षण प्रदान करता है, बौद्ध भिक्षुओं को दान देता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टेटमेंट के लिए कि कुछ इतिहासकार देवपाल को पूर्व मध्यकाल का सबसे शक्तिशाली पूर्व भारतीय सम्राट मानते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखिएगा देवपाल से संबंधित। हम मोस्टली उन्हीं तथ्यों पर फोकस कर रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो कि धर्मपाल से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, हमें उसको याद रखना है। क्योंकि इतने बड़े इतिहास में अगर हम एक एक शासकों को देखने लग जाएंगे तो इसमें याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगला शासक है महिपाल प्रथम। तो महिपाल प्रथम का शासनकाल 988 ईस्वी से लेकर के 1038 ईस्वी तक था। इसका शासनकाल तो लंबा था, लेकिन इसके समय पे पालों की शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं बची थी। कुछ समय के लिए इसने पुनरुत्थान किया था, लेकिन उसके बाद ही शक्ति इसकी वापस चली जाती है, मतलब इसका पतन स्टार्ट हो जाता है और स्थायी रूप से पाल वंशों का यहाँ से पतन स्टार्ट हो गया था, जिससे महिपाल प्रथम के समय से। अब एक एक करके हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था और कला संस्कृति देखते हैं जो एग्जाम के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, जिसमें जो राजा था सर्वोच्च था। सामंतों को भूमि अनुदान दिया जाता था, जो कि गुप्तों के समय से लगातार हम देख रहे हैं कि हर वंशों में समस्या भी यही लास्ट में बना, क्योंकि सामंत बाद में विद्रोह कर देते थे जब ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे, और वही पतन का भी कारण बनता था। प्रांत थे, प्रांत से नीचे विषय थे, विषय से नीचे ग्राम था। तो राजा, राजा के बाद प्रांत, प्रांत के बाद विषय, विषय के बाद ग्राम, ये क्रम याद रखिएगा। स्थानीय अधिकारी काफ़ी शक्तिशाली होते थे, प्रशासन ज़्यादा केंद्रीकृत नहीं था, यही आगे चलकर कमजोरी बनी। क्योंकि यही है कि अगर प्रांतों को ज़्यादा स्वायत्तता दे दी गई, वो जब शक्तिशाली होते गए तो उन्होंने विद्रोह किया, जो कि आगे पतन का कारण बनता है। पाल वंश की धर्म और शिक्षा देखते हैं, जिनमें सबसे बड़ा इनका योगदान रहता है। तो जो पाल शासक थे तो महायान शाखा और उसके साथ साथ बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी, दोनों के संरक्षक थे। महायान में क्या है, जो गौतम बुद्ध थे इन्हें भगवान माना जाता था, तो भगवान की उपाधि दी जाती थी, और साथ साथ जो वज्रयान शाखा है तो इसे महापुरुष माना जाता था बुद्ध को। ये दोनों में मुख्य अंतर था, ये याद रखिएगा कि वज्रयान में महापुरुष माना जाता था और महायान में बुद्ध को भगवान की उपाधि दी जाती थी। बौद्ध शिक्षा के अंतिम महान संरक्षक थे पाल, जो कि हमने पहले ही देखा। इनके समय प्रमुख शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की। नालंदा की स्थापना हमने देखा था पीछे कि कुमारगुप्त ने की थी, तो इसका संरक्षण करते हैं ये। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने और विक्रमशिला की धर्मपाल ने। इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है और यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। सोमपुर बिहार की स्थापना भी की गई थी, जो कि पहाड़पुर में है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था ओदंतपुरी बिहार की स्थापना, ओदंतपुरी बिहार की स्थापना भी गोपाल ने की थी। ठीक, इनका देखते हैं, इनका शिक्षा का विस्तार कहाँ करते थे, तिब्बत, चीन और नेपाल से छात्र आते थे यहाँ पढ़ने, खासकर विक्रमशिला में, जो इसी समय निर्माण किया गया था धर्मपाल के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से सभी याद रखिएगा कि महायान और वज्रयान दोनों शाखा के संरक्षक थे। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पे आया है कई बार। इसके साथ साथ ये बौद्ध धर्म के अंतिम महान संरक्षक कौन थे, तो पाल वंश के शासक थे। शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे, नालंदा था जो कि कुमारगुप्त ने बनवाया था, वो इम्पोर्टेंट है। विक्रमशिला जो कि निर्माण पाल वंश में ही धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। इसके साथ साथ ओदंतपुरी भी इम्पोर्टेंट है, जिसका निर्माण गोपाल ने करवाया। सोमपुर बिहार इम्पोर्टेंट है, जो कि पहाड़पुर में है, इसका निर्माण भी पाल शासकों ने करवाया। तो इनका धर्म और शिक्षा देखा हमने, जो कि इम्पोर्टेंट था। अब इनकी कला और संस्कृति देखते हैं। आप जब इस कंटेंट को देखेंगे तो कंटेंट जितना भी आपको मिलेगा पूरा एग्जाम रेलिवेंट ही मिलेगा, इसमें से बहुत लाग लपेट नहीं किया गया है। अब पाल कला शैली देखें तो कांस्य मूर्तियाँ बनती थी, जिसमें बुद्ध की अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ बनती थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र था जहाँ बुद्ध की अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ बनती थी, ये इंपॉर्टेंट है। शांत और आध्यात्मिक भाव था मूर्तियों में। सूक्ष्म शिल्प थे इनकी, जिसकी ये शैली थी तिब्बत, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली हुई थी। तो ये याद रखिएगा, बस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पाल कला शैली ने हिमालयी क्षेत्र में बौद्ध कला को प्रभावित किया। ठीक है, खासकर जो हम पूर्वी हिमालय में आज देखते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, जो इस समय बौद्ध जितना फैला हुआ है, तो मुख्य रूप से प्रभाव पाल वंशों के समय का ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हिमालयी क्षेत्रों में भी इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया, जो कि आज तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, साथ ही साथ कुछ और देशों में भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। तो ये इनकी कला शैली हो गई।
त्रिपक्षीय संघर्ष में भूमिका हमने पाल वंश की देखी ही थी, क्योंकि जो तीनों वंश थे जिसमें गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके साथ लगातार कन्नौज के लिए संघर्ष होता है। और उसके साथ साथ इनका जो एक और उद्देश्य था कि उत्तर भारत की राजनीति में प्रधानता स्थापित करना। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भी इनकी भूमिका रही, जो हम पहले ही देख चुके हैं। इसके अलावा हम इनका ऐतिहासिक महत्व देखें कि ऐतिहासिक महत्व क्या था, और साथ साथ हम इनके पतन के कारण देखेंगे। तो ऐतिहासिक महत्व में क्या था, बौद्ध धर्म के अंतिम महान संरक्षक थे। नालंदा और विक्रमशिला का स्वर्णकाल था। पूर्व भारत में स्थिर शासन स्थापित करते हैं, जो कि मत्स्य न्याय के अंत करने के बाद, जो मत्स्य न्याय था इसका अंत करते हैं। एशिया से सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करते हैं। इनके पतन के कारणों को देखते हैं तो कमजोर उत्तराधिकारी, सामंतों की शक्ति लगातार जो बढ़ती है, निरंतर जो युद्ध होते रहते हैं, खासकर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों से, आगे चोलों से भी कुछ संघर्ष इनके देखने को मिलते हैं। और इसके साथ सेन वंश का उदय होता है बंगाल में, तो ये भी इनके पतन का प्रमुख कारण है। तो ये याद रखिएगा, कई बार कारण सत्य असत्य में दे दिए जाते हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पाल वंश से जो कि याद रखिएगा। गोपाल जो कि भारत का पहला निर्वाचित राजा था, हमने पढ़ा था। इसके साथ साथ इसने ओदंतपुरी का निर्माण करवाया। ये गोपाल से संबंधित दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साथ ही ये संस्थापक भी था। तो गोपाल से संबंधित 3 पॉइंट हमने देख लिए। धर्मपाल जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है और अंतिम बौद्ध धर्म का संरक्षक था। देवपाल जो पाल साम्राज्य इसके समय चरम विस्तार पर था। महिपाल अंतिम पुनरुत्थान करता था। पाल बौद्ध शिक्षा का अंतिम महान संरक्षक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब पाल वंश का कंप्लीट किया, तो उसके बाद हम जिस तरह लगातार शब्दावलियाँ देखते आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में शब्दावलियों से क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि पर्टिकुलर तथ्य हैं जो पूरे इसी वंश से निकाले जाते हैं। तो उनको एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं प्रमुख शब्दावलियाँ। तो सबसे पहले है मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय क्या था, इसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तात्पर्य क्या था इसका, अराजकता की स्थिति फैलती है। ठीक, तो ये होता है मत्स्य न्याय। इसका मतलब था कि इसी अराजकता को समाप्त किया था गोपाल ने, और सत्ता में आया था और पहला निर्वाचित राजा कहलाया। ठीक है, जो निर्वाचित राजा था पहला, तो गोपाल कहलाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, तो त्रिपक्षीय संघर्ष हमने देखा कि कन्नौज पर उत्तराधिकार के लिए और साथ ही उत्तर भारत में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, जिसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंशों के साथ आपस में संघर्ष होता है। ठीक है, इसमें से गुर्जर प्रतिहार वंश कुछ समय के लिए स्थापित हो जाते हैं कन्नौज पर। ये इंपॉर्टेंट है त्रिपक्षीय संघर्ष। इसके बाद जो महायान बौद्ध शाखा है, तो बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसमें बोधिसत्व की पूजा होती है, पाल शासकों द्वारा संरक्षित है। इसमें हमने देखा था कि बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाता था, भगवान के रूप में। आगे वज्रयान बौद्ध शाखा जो कि तांत्रिक बौद्ध परंपरा से संबंधित है। बुद्ध को यहाँ पे महापुरुष दिखाया गया है, महापुरुष। ठीक है, मंत्र, मुद्रा और साधना पर बल दिया जाता था। पाल काल में इसका विकास हुआ था। अब आगे देखते हैं नालंदा विहार। नालंदा विहार जिसकी स्थापना, महाविहार जिसकी स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने। प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। पाल शासकों द्वारा इसको भी संरक्षण प्रदान किया गया। दर्शन, तर्क, चिकित्सा, गणित की शिक्षा यहाँ मिलती थी। तो ये याद रखिएगा कि दर्शन की शिक्षा, तर्क की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा, गणित की शिक्षा यहाँ मिलती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। बौद्ध शिक्षा का उच्च केंद्र था और इसके तिब्बत के साथ गहरे संबंध थे। ठीक है, तो ये विक्रमशिला के बारे में हो गया। आगे हम देखते हैं सोमपुर महाविहार। ये पहाड़पुर में था। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है, सोमपुर महाविहार। इसका स्थापत्य प्रभाव म्यांमार, थाईलैंड और जावा में था। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। अब पाल कला शैली देखते हैं। तो इसमें कांस व काले पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थी। बुद्ध व बोधिसत्व की शांत मुद्रा बनाई जाती थी। साथ साथ तिब्बत, नेपाल की कला पर प्रभाव देखने जाते हैं। ताम्रपत्र अभिलेख इसके समय कौन से थे, तो तांबे की पट्टिकाएं थी। भूमि अनुदान का विवरण होता था। साथ ही पाल प्रशासन के मुख्य स्रोत यही थे, ताम्रपत्र। भूमि अनुदान तो ब्राह्मणों और बौद्ध विहारों को भूमि दी जाती थी, जिससे सामंतवाद मजबूत होता है। इस प्रकार हमने पाल वंश को पढ़ा, पाल वंश। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में हमने 2 वंशों को डिटेल में पढ़ लिया, पहला गुर्जर प्रतिहार वंश और दूसरा पाल वंश। अगले वीडियो में हम लोग जो तीसरा इंपॉर्टेंट वंश है राष्ट्रकूट, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रकूट की इसी समय एलोरा की गुफाएं बनी, जो कि चित्रकला से संबंधित थी। और साथ ही जो राष्ट्रकूट शासक थे,
जो कि कहीं ना कहीं उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, राष्ट्रकूट के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।